हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स की एक और क्लास देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आप लोग अच्छे से सीखिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और वीडियोज़ को खूब शेयर करिए। देखिए, आपके लिए जो इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं, पहला क्वेश्चन आपका एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो मैंने सोचा इसको आप लोगों को भी बता दिया जाए कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए अटपटे से तब भी आप कैसे करेंगे। वैसे बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर करनी से संबंधित ये प्रश्न है और लिखा गया है 2 और 1। ये आपका करनी में 32 लिखा है, यहाँ पर घनमूल है। देखिए, ये जो घनमूल के अंदर 32 लिखा हुआ है, ठीक है। करनी चिन्ह, ये सभी करनी चिन्ह होते हैं, इसको वर्गमूल बोलते हैं, ये घनमूल बोलते हैं। यहाँ पर अगर 4 या 5 लिखा है तो चौथा मूल, पांचवा मूल, ऐसे ये सब करनी के मूल चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक्स मैंने पढ़ा रखा, चैप्टर वाइज देखिए, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अब देखेंगे आपका माइनस में 3 और फिर ये करनी में 4 लिखा है घनमूल के अंदर, और प्लस फिर से घनमूल के अंदर 500 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका आपको मान बताना है। ठीक है, देखिए, इसका मान बताने के लिए आपको घनमूल में आपको मालूम है 3 के जोड़े बनते हैं। 32 को हम पहले क्या लिख सकते हैं, ये घनमूल का चिन्ह है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, है ना। देखिए 32 से आएगा, गुणा करके देखिए, -3। आप सभी ये चीज़ जानते हैं। ये अभी घनमूल 4 को अगर हम 2 गुणे 2 लिखते भी हैं तो उसका पेयर बनेगा नहीं। पेयर का मतलब यहाँ पर एक्चुअली जोड़े नहीं बनते, 3 के त्रिक बनते हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं ली जाती है, जैसे ये है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, जब 3 बार होगा तब लिया जाएगा ऐसे, तो इसको कहते हैं त्रिक। यहाँ पर त्रिक बनने चाहिए। वर्गमूल में क्या होता है, 2 गुणे 2 बना तो जोड़ा बना दिया जाएगा, 3 गुणे 3 बना तो जोड़ा बना दिया जाएगा। लेकिन घनमूल में किसी भी संख्या के 3 संख्या का 3 बार होना आवश्यक है और 3 का एक सेट उठाया जाता है, जिसको त्रिक बोलते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल में ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनको आपको क्लियर रखना होगा, समझना होगा। अब देखिए, इसको हम फिर कुछ नहीं करेंगे, 4 ही रहने देंगे, क्योंकि ये 2 गुणे 2 ही बार बन पाएगा। अब इसमें 500 को फिर से चेंज करेंगे, हम देखेंगे 500 को आप 2 बार करेंगे 250 आएगा, फिर 2 से लासा लेंगे, लासा लेना आपको मालूम 125 आएगा, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 कर देंगे। भाई 500 का आप अलग लासा लेके देख लीजिए, यही सब आपका आएगा। तो अब इस प्रकार से देखिए, जहाँ से जो 3 के जोड़े बन रहे हैं उनको तो हम अलग कर लेंगे। जैसे इसमें बने तो ये तो 2 था ही गुणे में, और ये क्यूब रूट में क्या बचा, ये 2 बाहर आ गए। एक और जो 2 आप देख रहे हैं जिसका त्रिक बन गया, इसको बाहर कर देंगे, और जो बाहर हो जाएगा उसके बाद 2 गुणे 2 बचा, मतलब 4 बचा। ठीक है, माइनस ये तो यहाँ पर क्यूब रूट ही था। ठीक है, यहाँ पर तो क्यूब रूट में 4 है ही, हर जगह क्यूब रूट ही था। अगर कहीं भूल जाए तो आप लोग उसको क्यूब रूट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 5 का पेयर बन गया है तो 5 बाहर आ जाएगा, इसका त्रिक बन गया, ये बाहर आ जाएगा, और ये आपका क्यूब रूट में 2 दूना 4। देखिए ये 2 बचा है तो 2 दूना 4। अब आप देख रहे हैं घनमूल के अंदर समान संख्या आ गई है, हर जगह समान दिख रहा है। इनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्योंकि समान मूल चिन्हों के अंदर है तो आपस में जोड़ घटा सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर ये 4 है घनमूल के अंदर, ये 3 और यहाँ पर 4 है घनमूल के अंदर, ये 5 और यहाँ पर 4 है घनमूल के अंदर। अब आप देखिए, कुछ ऐसा समझिए कि भाई घनमूल में 4 ये लिखा है 4 बार, और यहाँ पर घनमूल में 4 लिखा है 5 बार। तो 5 बार ये संख्या और 4 बार मिलके जोड़ के 9 बार हो जाएगा। पहले प्लस कर ले और फिर माइनस कर ले, या आप इस 4 बार घनमूल में से 3 बार को माइनस कर लीजिए, पहले इन दोनों को माइनस करके इसमें जोड़ लीजिए। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, अगर ये चीज एक समय के लिए समझने के लिए आप देखिए, इसको और इसको आपस में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये समान रूप में है। आप देखिए, अगर मैं बोलता कि इतने स्थान पर ये जो स्थान दिख रहा है क्यूब रूट में 4 दिख रहा है, इसकी जगह अगर x होता तो हम यहाँ लिखे होते 4x, है ना, और इसको बोलते 5x, तब आप आसानी से जोड़ते कि भाई ठीक है, जैसे ये लिखा होता 4x, ये 3 मान लीजिए, इसकी जगह हम x मान ले हर जगह, तो ऐसा बोल देंगे समझने के लिए। यहाँ पर भी x मान ले तो ऐसा। अब ये आसान लगता है आपको, अभी जोड़ना आपको कठिन लग रहा होगा। तो देखिए 4x और 5x मिलके 9x हो जाएंगे, बाद में 3x घटाएंगे तो 6x उत्तर हो जाएगा ना। तो यही इसी तरीके से इनको भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, लेकिन अब x ना हो करके वहां पर घनमूल में 4 है। तो देखिए 4 बार आपका ये घनमूल में 4 है और यहाँ 5 बार घनमूल में 4 है, तो ये 9 बार हो जाएगा जोड़ करके, 9 बार घनमूल में 4 हो जाएगा। इसको और इसको प्लस था, जोड़ लिया, ये दोनों प्लस में थे, फिर ये माइनस वाला आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब घटा लेंगे, देखिए अब 9 बार घनमूल में 4 है और इसमें से 3 बार घनमूल में 4 को माइनस करेंगे, तो 9 बार में से 3 बार जब हटेगा तो 6 बार घनमूल में 4 बचेगा। ये आपका उत्तर हो गया इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ये सरल रूप में इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
तो इस तरीके से अगर कभी आता है तो सरल आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कुछ कार्ड पर 2 अंकों की सभी संख्याएं लिखी गई। कुछ कार्ड लिए गए, छोटे छोटे कार्ड बनाए गए और उसमें 2 अंकों की सभी संख्याएं लिख दी गई और इन्हें एक बॉक्स में ऐसे मिश्रित रूप में भर के रख दिया गया। यदि एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है, अगर इसमें से एट रैंडम अचानक से एक कार्ड निकाल लिया जाए तो क्या प्रायिकता होगी कि उस कार्ड की संख्या 10 से विभाजित हो। ठीक है, अब आप सोचिए जो कार्ड बक्से में भरे गए हैं, जो भी कार्ड इस बक्से में भरे हैं, मान लीजिए इसमें जो भी कार्ड भरे गए होंगे वो ऐसे मिक्स करके पड़े हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं भी कोई भी कुछ भी कार्ड पड़ा हुआ है। ठीक, आपको फिगर विगर नहीं बनाना, समझना। और सभी 2 अंकों की संख्याएं लिखी, जैसे 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, 12 लिखा हो, 15 लिखा हो, ऐसे 18 लिखा हो, कुछ भी ऐसे लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इस तरीके से संख्या लिखी। आपको इस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है, समझने के लिए था। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मान के चले कि भाई ठीक है 2 अंकों की संख्या लिखी, तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 10 से लेकर के और बढ़ते जाएंगे, आखिरी 99 तक 2 अंक मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद 100 आ जाएगा और 100 में तो 3 अंक हो जाएंगे। भाई जैसे ही आगे 100 आएगा, 100 में देखिए 1 2 3 अंक हो जाएंगे। तो हमें 2 ही अंकों तक लेना है, 2 अंकों से शुरू हुआ। 2 अंक शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से, क्योंकि इसके पहले होता है 9 और 9 में 1 ही अंक होता है। तो आप ये बात समझ गए कि ठीक है, जो कार्ड अंदर बक्से में भरे हैं उनमें 10 से लेकर 99 तक की संख्या लिखी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड निकालना और ये बताना है उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह कार्ड 10 से विभाजित हो। तो 10 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं ये तो आप इसके बीच में लिख सकते हैं। भाई देखिए, अगर हम लिखना चाहें 10 से विभाजित संख्या, पहले हम उसको लिख लें कि कितनी होंगी, देख लेते हैं। तो आप जानते हैं इनके बीच में 10 से विभाजित संख्याएं क्या क्या होंगी, आप बताइए। वो होंगी 10 से वही संख्या कटेंगे जो 10 के पहाड़े में आए, 10 20 30 40 ऐसे 50 60 60 70 80 और 90। यही संख्या इतनी है जो कि 10 से विभाजित होंगी, आप देख रहे हैं। ठीक है, और कोई तो होगी नहीं, 100 है नहीं। अब आगे इतनी संख्या 10 से विभाजित होंगी, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी 9 संख्याएं हैं जो 10 से विभाजित होंगी। लेकिन हमें इसकी बताना था प्रायिकता। और प्रायिकता क्या कहता है? प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र मैंने आपको बताया। प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल मतलब जो चाहिए, जैसे यहाँ पर हमें 10 से विभाजित चाहिए था, तो ये जितनी संख्याएं हैं, अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या को ऊपर लिखा जाता है, प्रायिकता का सूत्र आप सभी जानते हैं, और बटे नीचे लिखा जाता है कुल घटनाओं की संख्या। कुल कितनी घटनाएं हैं? कुल घटनाओं की संख्या, ये आपका सूत्र होता है। बस इसी में मान रखना है बस। अब हमें अनुकूल घटनाएं तो पता चल गई हैं कि भाई ठीक है 10 से विभाजित होने वाली इनके बीच में संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, तो ऊपर अनुकूल की जगह 9 लिख देते हैं। लेकिन बटे में नीचे कुल घटनाएं अभी ज्ञात नहीं है। कुल घटनाएं कितनी थी? जितने भी स्टिकर या कार्ड भरे थे उन पे 10 से 99 तक के अंक लिखे थे। तो आपके हिसाब से कितनी घटनाएं, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? 10 से लेकर के 99 तक कुल संख्या अगर गिने आप, तो लिख के गिनना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 99 से 10 को घटा देंगे, है ना, 99 से 10 को घटा देंगे, तो डिफरेंस क्या आएगा? देखिए आपका आएगा 89 और बाद में इसमें 1 जोड़ देंगे यानी 90। ये तरीका क्यों ऐसा किया गया, क्यों 90 ऐसा आप समझ पा रहे होंगे। कई लोगों को यहाँ कंफ्यूजन बहुत होगा, तो इसको यहाँ पर विशेष रूप से समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ 5 से लेकर के और 10 तक के कितनी संख्या होंगी, 5 से 10 के बीच में कितनी संख्या होंगी, अगर दोनों को शामिल किया जाए, 5 को भी 10 को भी, तो कितनी संख्या होंगी? तो आप ऐसे तो बोलेंगे 5 की 5 संख्या होंगी, लेकिन अभी देखिए अगर आप लिखें 5 6 7 8 9 10, जरा काउंट करिए कितनी संख्या हुई। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं इसके बीच में है, अगर ये भी शामिल हैं तो। यानी कि जब 2 संख्याओं के बीच में संख्याएं निकालनी होती तो उनका अंतर तो हम करेंगे, ठीक है 5 आया, लेकिन उसमें 1 बढ़ाना भी पड़ेगा, यानी कुल संख्याएं 6। जो अंतर आए, कभी भी आपको पूछा जाए, कभी प्रश्न आए कि भाई 100 से 150 के बीच में कितनी संख्या होंगी, तो आप फट से 50 मत बोलिएगा, 50 में 1 जोड़ के आप कहेंगे 51। ठीक है, अगर ये भी शामिल है, अगर ये दोनों संख्याएं शामिल हों तो ये बात ध्यान रखें। ठीक है, और अगर ये दोनों ही शामिल ना हो तो 1 माइनस कर दिया जाएगा। भाई देखिए, अगर 5, छोटे एग्जाम्पल में समझते हैं, अगर मान लो 5 और 10 के बीच में संख्या पूछता है और इनको शामिल नहीं करना है,
अगर इनको शामिल नहीं करना है तो 5 और 10 के बीच में क्या आएगा, 6, 7, 8 और 9, यही तो आएगा। तब 4 ही संख्याएं मिलेंगी, ना 5 शामिल होगा ना 10 शामिल होगा। ठीक है, अगर दोनों शामिल हो जाएंगे तो एक बढ़ेगा, जो अंतर है उनका 10 और 5 का अंतर कितना है, 5, उसमें एक बढ़ा देंगे। अगर दोनों शामिल नहीं है तो एक घटा देंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आप ढंग से अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि क्यों ऐसा हुआ। यानी आपको कुल संख्याएं 90 मिल गई। 10 से 99 तक कुल संख्याएं 2 अंकों की 90 संख्या होगी, उसको नीचे रख देंगे। अब 9 एकम 9 धाम 90, यानी 1/10 इसका उत्तर होगा, प्रायिकता होगी। इस प्रश्न के लिए 1/10 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बात अब ऐसे प्रश्न अब आप आराम से कर पाएंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको किया गया है। बस कोई दिक्कत नहीं, कुल संख्याएं पता कर लीजिए और अनुकूल घटनाएं पता कर लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कई दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो मैंने सोचा बता ही देते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो पूछे जा सकते हैं। बस इनका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कहा गया है कि जनवरी माह में 5 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। जनवरी माह में 5 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, जबकि वर्ष जो है, जो वर्ष चल रहा है उस वह वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है, दोनों में ज्ञात करना है। आप ये बताइए, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो, दोनों में जनवरी में तो 31 ही दिन होते हैं। जनवरी में तो दिन बदलते नहीं, वो तो केवल फरवरी में बदलते हैं। फरवरी में लीप वर्ष में 29 और साधारण वर्ष में 28 दिन हो जाते हैं। तो हमें जनवरी में चिंता करने की जरूरत नहीं, बस केवल अब हमें इसके मेन बात पे फोकस करना है कि जनवरी माह में 5 सोमवार हो जाए। अच्छा ये बताइए, कोई भी महीना हो, चाहे वो जनवरी का हो या चाहे कोई भी हो, सामान्यतः अगर उसको हम 30 या 31 दिन देखते हैं, अगर हम उसको छोड़ दें, फरवरी को छोड़ दें, तो आप जरा बताइए दिन कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। सोमवार से लेकर के रविवार तक दिन आपके पास 7 है। दिन आपके पास इस 7 के अलावा तो कोई है नहीं। तो 7 के कितने सेट बनते हैं, हर महीने में 7 के 4 ऐसे सेट बन जाते हैं। 7 चौके 28 हो गया, मतलब 28 दिन में, इस महीने के 28 दिन में तो एक बार सभी दिन आ जाते हैं, 4 बार। ठीक है, हर एक दिन 4 बार आ ही जाता है हर महीने में। ठीक है, 4 बार तो एकदम निश्चित है, क्योंकि 28 दिनों को ही अगर हम बांटे 7 के साइकिल में तो 4 बार में बटेगा। 7 चौके 28 होता है। इसका मतलब प्रत्येक दिन, चाहे वो सोमवार हो, रविवार हो, कोई भी दिन हो, प्रत्येक दिन एक महीने में 4 बार तो रिपीट होता ही होता है। अब कुछ स्थितियों में कभी कभी क्या होता है, 5 बार हो जाए, तो ऐसा क्या होगा, तो इसके बाद अगर ये 30 दिन है तो हमारे पास जो 2 दिन और बचे, इसमें हो सकता है वही दिन आ जाए जिससे स्टार्ट हुआ था, तो हो सकता है कि ये आपका 5 दिन हो जाए। या हमारे पास 3 दिन, 31 का महीना, तो 3 दिन और बचेंगे इस 28 के बाद, या तो 2 दिन या तो 3 दिन, यही है। या तो ये 2 दिन में कोई और वही दिन पड़ सकता है, या तो इन 3 दिनों में कोई एक बार और पड़ सकता है। इन 28 दिनों में तो 4 बार हर दिन आ जाएगा। हर महीने में 28 दिन जो होते हैं, उनमें प्रत्येक महीने में ध्यान रखिए 28 दिन का जो साइकिल है, 28 दिन में प्रत्येक दिन, हर एक दिन, जितने भी प्रकार के दिन हैं, सोमवार मंगलवार सभी, प्रत्येक दिन कितनी बार आ जाता है, 4 बार। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप सभी जानते हैं कि हाँ प्रत्येक दिन 4 बार आ जाएगा। अब बचता है मामला बाकी के 2 दिन, अगर 30 का महीना है तो बाकी के 3 दिन अगर 31 का महीना है। ठीक है, इसको समझते हैं। अब अगर आप इन बेसिक्स को समझ गए तो फिर आप चलिए देखते हैं कि भाई साधारण वर्ष हो या कोई भी हो, जनवरी में 31 दिन ही होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। अब आपसे कहा गया है कि जनवरी में 5 सोमवार हो जाए, तो भाई 4 सोमवार में तो कोई डाउट ही नहीं है, बात खत्म, 4 तो होंगे ही होंगे। 5 हो जाए, इसके लिए देखिए 4 सोमवार होने के लिए इसमें से 28 दिन तो हटा दीजिए आप। 28 दिन जो हटाएंगे, इन 28 दिनों में 4 सोमवार हो चुके हैं। इन 28 दिनों में 4 सोमवार हो चुके, ये आप कंफर्म समझ चुके हैं बेसिक में। अब बचते हैं आपके पास 31 दिन में से 3 दिन। 31 दिन में से 3 दिन, यही 3 दिन में अगर एक और सोमवार पड़ जाए तो वो 5 सोमवार होगा। तो इसका मतलब अब आप जो प्रायिकता बताएंगे, प्रायिकता का सूत्र होता है, आप देखिए अनुकूल घटनाएं, ऊपर अनुकूल और नीचे कुल घटनाएं, है ना, कुल घटनाएं। तो यहां दिनों के स्थिति में कुल घटनाएं, दिन तो 7 ही होते हैं, तो इसको नीचे 7 ही रखेंगे। अब बस ये देखना है कि भाई हमें यही 3 दिन ऐसे हैं जो हम सोमवार इसमें पा सकते हैं, इन्हीं 3 दिनों में, तो इसको ऊपर रख देंगे। बस 3/7 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अनुकूल हमारे लिए 3 दिन ऐसे हैं जिसमें सोमवार लाना है, और कुल 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 3/7 उत्तर। और यही उत्तर होगा साधारण वर्ष में भी, और यही उत्तर 3/7 लीप वर्ष में भी होगा, क्योंकि लीप वर्ष में जनवरी में दिन तो इतने ही होंगे, दिन थोड़ी ना, दिन तो 31 ही होंगे, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे कोई भी वर्ष हो। तो ये आप लिख देंगे साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष में भी वही, और लीप वर्ष में भी प्रायिकता अगर आपको लिखनी है, लीप वर्ष के लिए भी आपको इसमें सोमवार होने की प्रायिकता यही आएगी, प्रायिकता 3/7 ही होगी, उसका भी उत्तर, दोनों उत्तर यही होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न अब आप आई थिंक अच्छे से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। आपके सामने क्वेश्चन ये बोला गया कि फरवरी महीना दे दिया गया, यही आपको प्रॉब्लम होती है। फरवरी माह में 5 बुधवार लाने की प्रायिकता क्या होगी, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। देखिए फरवरी में 2 तरह से कटेगा ये दिन। देखिए फरवरी ये वाला मैं बना देता हूं आपको लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष कहते हैं या इसी को अधिवर्ष भी कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। और एक मैं इधर कॉलम बना रहा हूं, ये दूसरा वाला जो ये फरवरी का साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, ये आपका साधारण वर्ष और ये लीप वर्ष। अब आप देखिए इसमें काम करते हैं, तो आपको मालूम है लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन, साधारण वर्ष में 28 दिन। ठीक है, तो लीप वर्ष में अगर हम देखें तो हमारे पास पहले तो 28 दिन में 7 चौके 28, 4 बार हर दिन आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 बार बुधवार भी आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर दिन 28 दिनों के अंतर्गत हर महीने में 28 तारीख तक या 28 दिन तक हर दिन 4 बार रिपीट हो चुका होता है, तो बुधवार 4 बार तो आ गया। अब एक बार और आना है, और यहाँ से 29 दिन थे हमारे पास, अब एक दिन और बचा है, यही एक दिन 29वां, यही एक दिन हमारा बुधवार अगर हो जाए तो वो 5 बुध होंगे। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी, केवल एक ही ऐसा चांस है, ये एक ही चांस है, और दिन हमारे पास कुल 7 होते हैं, इसलिए 1/7 इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर 28 दिन में हर दिन 4 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, यहाँ पर 4 बार बुधवार आ चुका है, और 5वां बुधवार होने का कोई चांस नहीं, 0 चांस है, कोई चांस ही नहीं। तो आप इसकी जो प्रायिकता लिखेंगे 0, क्योंकि वो चांस ही नहीं, हमारे पास दिन ही नहीं बचे। 28 दिन में 4 ही बार आ सकता, 5वें दिन, ये असंभव घटना है। जब असंभव की ऐसा हो ही नहीं सकता तो 0 ऊपर बटे 7 नीचे 0 ही आएगा। आप ये समझ लीजिए कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे मैं कहूँ एक लूडो का पासा फेंके और उसमें 11 आ जाए, तो 11 अंक होता ही नहीं, 6 के बाद अंक ही नहीं होता, तो ये एक असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझिए। आई होप आप ये प्रश्न भी समझ गए होंगे कि इस तरफ यानी कि साधारण वर्ष में फरवरी माह में 5 बुधवार होने की प्रायिकता 0 हो ही नहीं सकता, लेकिन लीप वर्ष में ऐसा संभव है कि ये जो एक दिन एक्स्ट्रा 29 दिन वाला होता है, ये एक दिन बुधवार हो जाए, तो बुधवार होने के लिए उसको एक ऊपर लेना पड़ेगा, और कुल दिन होते 7, इसलिए नीचे कुल दिन 7 लेना पड़ेगा हमेशा। ये प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जिन लोगों ने ध्यान दिया है वो जरूर समझे होंगे, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाता है। अब देखिए लीप ईयर लिया गया, कोई भी लीप ईयर है। लीप ईयर में एक बात और आपको पता है, आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि कोई भी साधारण वर्ष हो, जो भी साधारण वर्ष होता है उसमें कुल दिन कितने होते हैं, 365 दिन। 365 दिन डिवाइड किस में होते हैं, 365 को अगर मैं देखूं, अगर बात करूं तो 365 को अगर हम सप्ताह में ब्रेक करें तो हमारे पास आपका कितना आएगा। देखिए 365 को 7 से आप भाग करिए तो 7 × 25 35, 52 सप्ताह होते हैं ना। 7 × 25 35, 1 15, 7 × 9 14, 52 सप्ताह होते हैं। 52 हफ्ते मिलेंगे, 52 सप्ताह प्लस, तो 52 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे आप देखेंगे, 52 × 7 करिए तो 364 दिन हो जाएंगे। 364 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि साधारण वर्ष में को कैसे ब्रेक करेंगे, 365 दिन में। 365 दिन कैसे आगे ब्रेक होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, है ना। कोई भी लीप वर्ष हो, ये सब बेसिक है, ध्यान से समझ लीजिए। लीप वर्ष में दिन होते हैं 366, जिसमें सप्ताह 52 सप्ताह यानी 52 हफ्ते होंगे, और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2 दिन और बढ़ जाएंगे, है ना। 52 हफ्ते में भाई 364 हो गए, यहाँ 366 थे तो 2 दिन और बढ़ गए। ये आपको बेसिक जानकारी होती ही है, और नहीं है तो आज से ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इन्होंने कहा कि यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाता है तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। आप बताइए, 52 बार तो हर दिन रिपीट कर जाएगा। एक वर्ष में 52 बार
प्रत्येक दिन रिपीट हो जाता है, हर एक दिन, जितने भी दिन है प्रत्येक दिन आता है। इस बात को ऐसे ही ध्यान रखिए कि 52 बार प्रत्येक दिन आ जाता है हर एक वर्ष में, ठीक है। तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। ये कह रहा है कि उस वर्ष 53 रविवार हो, तो 52 बार रविवार तो आ ही चुका होगा। वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष। प्रश्न में बोला गया लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में ये जो 52 + 2 है भाई, एक लीप वर्ष किस में बटेगा? आप देखिए, एक लीप वर्ष बराबर 52 सप्ताह, यानी 52। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें बुधवार की चर्चा करनी थी, किसकी करनी थी? तो उस पर रविवार, तो 52 रविवार तो हो ही चुके हैं। 52 रविवार तो ये 52 सप्ताह में ही आ गए होंगे, और प्लस 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसमें सोचने, यही 2 दिन, अगर इसमें एक रविवार हो जाए, 2 दिन में रविवार मिल जाए तो हमारा कार्य हो जाएगा और 53 रविवार मिल जाएंगे। इसका मतलब प्रायिकता आपको समझ आ गई होगी कि प्रायिकता जो है वो यही है। हफ्ते में दिन होते हैं 7, उसको बटे में रख दीजिए। यही 2 दिन हमें इसमें रविवार चाहिए, तो इसको ऊपर रख दीजिए। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, हो गया ये आंसर आपका 2/7। इस प्रश्न का आंसर हो गया 2/7। आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे। ये कुछ विशेष प्रश्न थे, बच्चों ने डिमांड भी किए थे, तो मैंने कहा इसको भी बता देते, साथ ही प्रायिकता को भी आपको रिवाइज करा देते। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर अब शंकु की बात आ गई और शंकु की ऊंचाई आपको दी गई है। हाँ, तो शंकु की ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा गया है आधार की त्रिज्या, मतलब आपको त्रिज्या बताई गई है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, वो बताया गया 7 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई आपसे कहीं पूछा जाए तो इसका मतलब वो आपसे L पूछ रहा है। और ये मैंने आपको शंकु में बताया है बहुत अच्छे से कि कोई भी शंकु जो होता है, इसमें देखिए ये उसका आधार होता है जिसमें वृत्त होता है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, कोन में आइसक्रीम खाते हैं, तो उसमें देखिए ऊपर ऐसे वृत्त दिखाई पड़ता है, ये इसकी ऊंचाई होती है। ये आप यहाँ से देखेंगे r त्रिज्या कहते हैं, और इसको ये वाली जो ऊंचाई ऐसे तिरछी दिख रही है, इसी को तिरछी ऊंचाई L कहते हैं। तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बनता है। मैंने आपको समझाया था कि LHR में पाइथागोरस से एक सूत्र बनता है। आप बस सूत्र याद रखिए कि L² बराबर होता है H² + R²। बस इसी सूत्र का प्रयोग करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो आपको L फाइंड करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। H की जगह देखिए आपका 24 है, 24 रख दीजिए, उस पर वर्ग लगा, सूत्र में वर्ग लगाइए, प्लस R की जगह 7 है, 7 रखिए और उस पर वर्ग लगाइए। 24 का वर्ग होता है 576। जब 24 × 24 करेंगे तो 576 आएगा, और 7 × 7 करेंगे तो 49 आएगा। ऐसे वर्ग आपको मिल गया। इसको आप जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, और ये 6 625। तो L बराबर निकालेंगे तो ये वर्ग है, इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल 625 का 25 होता है, यानी 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये प्रश्न की तिरछी ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई जो भी कहे, वो 25 सेंटीमीटर हो गई। पहला क्वेश्चन ये हो गया। आप लोग अच्छे से बस फॉर्मूले ढंग से याद रखिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन ना आए, 1 नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है। एक शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, अब देखिए इस बार फिर आपका ऊंचाई दिया हुआ है, मैं आप शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ। ऊंचाई आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा गया आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई के बाद आपको त्रिज्या बताई गई है 7 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। और कहा गया आयतन बताइए, ठीक है। आयतन आपको ज्ञात करना। और शंकु का आयतन आप सभी जानते हैं, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई r² h, ठीक है। तो 1/3 ऐसे रखें, पाई का मान 22/7 रखें, r² मतलब 7 का स्क्वायर, और गुणे h मतलब 3। 3 से देखिए 3 कट जाएगा, ये 22/7 था, और ये 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो इस 7 से 7 भी कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154। देखिए ये आ गया आपका, ठीक है भाई। इस 7 से कट ही गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। 154, और ये आयतन था इसलिए घन सेंटीमीटर बोलेंगे, या हम चाहे तो सेंटीमीटर पर घात 3 कह सकते हैं, घन को ही घात 3 कहते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक, क्या ये भी क्वेश्चन आपका लग गया है। अब आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखिए एक शंक्वाकार डेरे के आधार की परिधि, जैसे डेरे लगे होते हैं, तंबू लगा के लोग रहते हैं, आप देखते हैं कई जगहों पर कोई
बहुत जगहों पर आपने इसे देखा होगा, मैदानों में तंबू लगा लगा के डेरे बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से एक शंक्वाकार डेरे के आधार की परिधि, मतलब हमको ये समझना है कि वो शंकु है, बस डेरे से हमारा कोई मतलब नहीं, हम ये समझेंगे कि वो कुछ इस टाइप की संरचना है बस। तो ये आपका शंकु है जिसमें कहा गया डेरे के आधार की परिधि। देखिए आधार की परिधि आप तो देख रहे हैं कि किसी भी शंकु में नीचे क्या होता है, एक वृत्त होता है। जैसे आप आइसक्रीम की कोन खाते तो ऊपर आपको वृत्ताकार संरचना दिखती है, तो इसी प्रकार से शंक्वाकार डेरे के आधार की परिधि बोलने का मतलब शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि का अर्थ ही है कि वो वृत्त की परिधि की बात कर रहा है, क्योंकि शंकु के आधार में क्या होता है, शंकु के आधार में वृत्त होता है, ठीक है, सर्कल। तो इसलिए अब हम ये चीज समझ गए कि हमें वृत्त की परिधि दी है, उसने कहा शंकु के आधार की परिधि 22 है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि दिया गया है। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र भी लगाएंगे जो कि होता है 2 पाई r, और इस परिधि की जगह पर 22 दिया है, 22 रख देंगे इधर, 2 पाई, पाई का मान 22/7 गुणे r। यहाँ से त्रिज्या पता चल जाएगी, निकाल लेते हैं त्रिज्या। 22 है, ये 7 बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये दो चीजें गुणे में है तो इधर लाओगे तो बटे में हो जाएंगी नीचे इसके साथ, बराबर इधर केवल r यानी त्रिज्या बचेगा। r का मतलब हुआ त्रिज्या। तो आप देखिए 22 से 22 कट गया, आप देख रहे हैं r बराबर 7/2, इसको 3.5 भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं काटते, 7/2 ही रखते हैं, हो सकता है आगे ये आसान हो जाए। ये हो गया। और आपसे कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, देखिए ये चीज पता थी, और साथ में आपको ऊंचाई भी दी थी, ऊंचाई भी दी हुई थी इस प्रश्न के लिए। कितनी थी ऊंचाई? 12 मीटर। देखिए ये 22 मीटर था, इसलिए मीटर लिखिएगा यहाँ पर, सेंटीमीटर नहीं था, मीटर था, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर मीटर, ये वाला आ गया आपका त्रिज्या 7/2 मीटर, और ऊंचाई 12 मीटर, दोनों मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आयतन बताना है, अब आप आराम से बता सकते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 गुणे पाई का मान रख दीजिए 22/7, और गुणे, ये सब बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा होता है, गुणे r स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, और गुणे h का मतलब हुआ आपका 12, यहाँ रख दीजिए मान। अब देखिए ये आपका 1/3 गुणे 22/7 गुणे ये आपका 7/2 गुणे 7/2 दो बार हो जाएगा, और गुणे में ये 12, 7 से 7 कटा, ये देखिए 3 3 चौके 12, और 4 से ये 2 दूनी 4 देखिए कट गया, ठीक है। ये सब आपका कट चुका है, केवल आपका ये 22 गुणे 7 बचा है, यहाँ पर 22 गुणे 7 यहाँ भी बचा है। इस प्रश्न का भी आंसर वही निकल के आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए आपका कुछ छूटा तो नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल सही है। ओके चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सती 14 के 4 और 2 सती 14 1 15 के 5, यहाँ पे आप सेंटीमीटर की घात 3 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एक शंकु का आयतन, इस बार देखिए शंकु का आयतन दे दिया गया है। शंकु का आयतन है 48 पाई और घन सेंटीमीटर आ गया, यानी सेंटीमीटर की घात 3 लिखें या घन सेंटीमीटर लिखें, एक ही बात है। और कहा गया ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई भी दी गई है जो कि आपकी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी बात हो गई। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं, त्रिज्या हमें निकालना है जिसको हम r से डिनोट करते हैं। अब हमें आयतन दिया था तो आयतन का ही सूत्र लगा देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इस पे आयतन की जगह 48 पाई देखिए दिया हुआ, तो इस तरफ हम 48 पाई रख देते हैं, बराबर है, सूत्र में बराबर लगाते हैं, 1/3 गुणे पाई और गुणे r स्क्वायर, हमें ज्ञात करना r का मान, और h का मान 9 है इसलिए यहाँ 9 रख देंगे। अब देखिए 3 से 3 9 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा। अगर आप देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये पाई इधर गुणे में है, इधर आएगा तो पाई बटे में हो जाएगा, और इसके साथ ये 3 जो बचा ये भी इधर आके बटे में आ जाएगा। भाई 3 3 9 हुआ है, 3 बचा ना, ये 3 इधर आएगा तो बटे में ही हो जाएगा, इधर केवल फिर ये बचेगा r स्क्वायर। देखिए हम इस पाई को भी इधर लेके चले आए और ये 3 भी इधर नीचे बटे में ले आए, पाई से पाई कटा, ये कट के आया 16 3 48, r स्क्वायर बराबर 16, तो r बराबर वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग इधर वर्गमूल होगा, 16 का वर्गमूल 4, तो त्रिज्या आ गई 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया था, त्रिज्या, हो गया आंसर आपका, ठीक है। इसकी त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। आई थिंक आप इस प्रश्न को भी बढ़िया से समझ गए होंगे, आसान से प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिक फॉर्मूले मालूम होने चाहिए बस। समान आधार वाले दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन
8:27 के अनुपात में है। शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात बताइए। देखिए शंकु है और आधार समान है। देखिए जब आधार समान होता, मैंने बताया कि अगर आधार समान है मतलब इनका व्यास समान है, और व्यास समान है मतलब इनकी त्रिज्याएं भी समान है। जब भी आधार समान हो तो मतलब उनकी त्रिज्याओं को आप समान ले लेंगे ऐसे प्रश्नों में। तो इसका मतलब जो R1 है त्रिज्या वो R2 दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। ठीक, ये बात माइंड में रखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज दी है कि लंबवृत्तीय शंकुओं का आयतन का अनुपात दिया है। ये आयतन इस अनुपात में, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो ठीक है, हम अनुपात बताना है तो हम ऐसे कहेंगे, पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन V1 V2 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ लिख दे बटे में, अनुपात बताना होता तो बटे में ही तो लिखते हैं, दूसरे शंकु का आयतन, इसको आप V2 लिख दीजिए बराबर। पहले शंकु का सूत्र 1/3 पाई r²h, सूत्र वही रहेगा, बस क्या होगा यहाँ पहला है तो R1 H1 लिख दीजिए ऊंचाई और त्रिज्या को, और इसको भी 1/3 पाई r²h, सूत्र तो यही होता है, बस R2 और H2 कर दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे जब बटे में किया तो अनुपात निकलेगा 1/3 ऊपर भी 1/3 नीचे भी, पाई नीचे भी पाई ऊपर भी, ये भी कट गया। और क्योंकि त्रिज्याएं समान है इसलिए ये r² ये और ये भी कट जाएगा, क्योंकि त्रिज्याएं समान बताई गई हैं। समान आधार बोला गया था ना, समान आधार बोलने का मतलब त्रिज्याएं समान है। तो अगर R1 R2 समान है तो उनके वर्ग भी समान होंगे भाई। ऊपर मान लो 3 नीचे भी 3, तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, नीचे ऊपर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं केवल आपका इधर बचा H1/H2, और यही आपको बताना था, ऊंचाइयों का अनुपात बताना था। इसको इधर रखिए, और इस तरफ जो पहले शंकु का आयतन और दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात दिया था 8 और 27, भाई पहले शंकु का आयतन 8 और नीचे 27 ऐसे रख देंगे जो दिया था। अब H1/H2 का जो मान आया वो सीधे सीधे आपका देखिए यही आ गया जो था, H1/H2 बराबर 8:27 ही आ गया। अब देखिए यही प्रश्न होता और ये परिवर्तन होता, मैं ये आप नोट कर लीजिए तो लग चुका है। यही प्रश्न होता और बोला जाता यदि ऊंचाइयां समान हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, और यहां पर मैं कुछ बदल देता हूं। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न अलग से ले लेता हूं, इसको हटाइए फिर मैं समझता हूं। ये हो गया। अब देखिए एक प्रश्न में मैं बोल रहा हूं, आप लोग प्रश्न नोट कर लिए। यदि उनके आयतन का अनुपात, अब यदि ये जो शंकु है इनके आयतनों का अनुपात 25:49 है। ठीक है, आयतन का अनुपात है ये दोनों शंकुओं का, मान लीजिए दो शंकु हैं, इनके आयतनों का अनुपात, इनके आयतनों का अनुपात ये दे दिया मैंने। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, आपको त्रिज्याओं का अनुपात बताना है जबकि ऊंचाइयां समान है। मैं एक बात और बता रहा हूं कि जबकि ऊंचाइयां समान है, यानी हाइट इनके समान है, दोनों की बराबर हाइट है। तो वही करेंगे, आयतन V1/V2 लिखेंगे, 1/3 पाई r²h, R1 H1 कर देंगे, फिर 1/3 पाई r²h, यहाँ R2 H2 कर देंगे, 1/3 पाई कट जाएगा, ये 25/49 है। आयतनों का अनुपात ये इधर रख देंगे, और यहाँ से ऊंचाइयाँ समान है तो H1 H2 बराबर होगा, काट देंगे। ठीक है, क्योंकि बोला गया ऊंचाइयाँ समान है तो ऊपर भी वही नीचे भी वही, काट देंगे, सिर्फ बचेगा R1² अब देखिए क्योंकि ये दोनों पर वर्ग है तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर ही है, और ये बराबर में 25/49 है इसके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ग उधर R1/R2 ऐसे रखेंगे, वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है 25/49, 25 का 5, 49 का 7। तो आपका आंसर हो गया त्रिज्याओं में अनुपात 5:7। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से लग जाएगा। अगर थोड़ा बहुत हेरफेर होता है तो आप उसको कर सके, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया। और बाकी क्या इसमें बदलेंगे, कुछ भी बदले कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बदलने से कोई चिंता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन। एक शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। देखिए एक शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं जो कि 10 मीटर है। हम लिख देते हैं इधर, चलिए तिर्यक ऊंचाई L 10 मीटर, और इसकी त्रिज्या R से लिखते हैं जो कि आपको दिया है 7 मीटर। और कहा गया है कि तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। जब भी ऐसे प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं अक्सर। जब भी कभी ऐसे प्रश्न आए और कोई शंकु या कोई भी बेलन कुछ भी हो, उसमें कपड़ा कितना लगेगा या शीट चादर कितनी लगेगी, कोई मेटल की धातु की कुछ भी, तो उसके लिए उसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ।
तो तंबू बनाने में, क्योंकि तंबू में देखिए आपका सिर्फ इतने हिस्से पे कपड़ा लगता है, नीचे का जो गोला इससे कोई लेना देना नहीं, तो जमीन में होता है, आपको बाहर बाहर निकालना। और ये जो बाहर बाहर हिस्सा है इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। इसका मतलब आपको तंबू में कितना कपड़ा लगेगा या कितना किरमिच लगेगा, ऐसा कभी वर्ड आ जाए तो आप उस तंबू का वक्र पृष्ठ बता देंगे। तो आप ये कहेंगे कि तंबू में लगा कपड़ा बराबर तंबू यानी शंकु का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान रखिए 7, एल का मान 10, 7 से 7 कटा, 22 गुणे 10 आपका ये बचा, ये हो गया 220। और क्योंकि वक्र पृष्ठ होता है क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। ठीक, तो आई होप आप इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और ये शंकु के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस और सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। बाकी याद रखिए, कभी जैसे बेलन को पिघला के शंकु बनाया जाए तो ध्यान रखिए उनका आयतन नहीं बदलेगा। कभी पिघलाने वाले प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाए, ऐसे प्रश्न हो तो उन केस में दोनों के आयतन नहीं बदलेंगे, बराबर रहेंगे। तो दोनों का आयतन बराबर रख के मान रखेंगे तो आगे प्रश्न लग जाएंगे। ऐसे भी प्रश्न आगे मैं देखूंगा, करवाऊंगा। वैसे थर्ड सेमेस्टर के पेपर में मैंने कराया है प्रश्न जो आपका आ गया था, गोले और शंकु को रिलेट करके थोड़ा सा अजीब सा बाहर आउट ऑफ सिलेबस एक कह सकते हैं उसको, क्योंकि वैसे सिलेबस में आयतन है तो नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन अलग पूछा गया था, तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आगे कोशिश करूंगा आगे की क्लासेस में ऐसा भी क्वेश्चन आपको करा दूं। ठीक है, वैसे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, मैंने कई बार ऐसी चीज़ें समझाई हैं। अभी घनघनाभ वाले चैप्टर में मैंने इस चीज़ कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, आप लोग वहाँ देख लीजिए, उस पर भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जब घनघनाभ अभी आपको लास्ट लेक्चर में 2-4 लेक्चर पहले दिया था, तो उसमें मैंने ये पिघला करके बनाने वाले कॉन्सेप्ट को समझा दिया था। तो आप लोग अगर वीडियोस को ढंग से देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट मैं लगभग सारे बताता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, तो किसी न किसी रूप में आपके सामने चर्चा हो गई होती है। लेकिन जो लोग सिर्फ 1-2 क्लासेस पढ़ रहे हैं या आज इधर की क्लासेस पढ़ रहे हैं, वो लोग इतना नहीं समझ पाएंगे। जो लोग स्टार्टिंग से ढंग से सारा कोर्स जिन्होंने किया है वो ये समझते हैं कि लगभग हर तरह के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डील किए हैं। जो बचे हैं वो होते रहेंगे, और बाकी तो कोई लिमिट नहीं है, कितने भी कॉन्सेप्ट चलते ही रहेंगे, कोई लिमिट नहीं, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, सीखने की कोई सीमा नहीं है। आप सब खूब सीखिए, आगे बढ़िए, उन्नति करिए, बच्चों को आगे शिक्षा दीजिए, अच्छे शिक्षक, भावी अध्यापक बनिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करिए। आप सबका जीवन सुखमय हो, सुख संपन्नता से आप लोग भरे हों। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।